जय हिंद साथियों। हम विधानसभा सदस्यों की बात कर रहे थे विधानसभा की। तो हमने देखा कि हमारे जो विधानसभा है, विधानसभा हम पढ़ रहे थे विधानसभा। तो हमने देखा कि अपने भारत में वर्तमान में कितनी विधानसभाएं? 31। कितनी विधानसभाएं? 31। इनमें से देखा हमने कि राज्यों में कितनी है। तो राज्यों में देखा हमने कि इस समय 28 है, पहले 29 थी। इस समय राज्यों में कितनी? तो कितने राज्यों में विधानसभाएं? 28 में। और राज्यों में 28 में, और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश। और देखो ये कब है? ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद। ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद की स्थिति है। उससे पहले क्या था? यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो विधानसभा तो 31 ही थी। विधानसभा कितनी थी? 31 ही थी। परंतु राज्यों में कितनी थी? जो राज्यों में थी वो राज्यों में 29 थी, क्योंकि 29 राज्य थे। और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी थी? केंद्र शासित प्रदेशों में 2 थी। केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि प्रदेशों में 2 थी, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था पहले राज्य था, अब राज्य से हटा के क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी हो गई साहब? केंद्र शासित प्रदेशों में हो गई 3। तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। और राज्यों में कितनी है? राज्यों में जो संख्या है वो है 28। और 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ये इतने राज्यों में क्या है? विधानसभा है। अब इसके बाद हमने देखा विधानसभा की जो अपनी राजस्थान की देखी पहली विधानसभा और वर्तमान विधानसभा की जो विधानसभा की संख्या सदस्य है वो सदस्य कितने होंगे? तो विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो अनुच्छेद 170 के तहत अधिकतम 500, न्यूनतम 60। कुछ अपवाद हैं, जैसे गोवा में 40 है। तो सदस्य संख्या कितनी थी? अधिकतम तो 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 होगी। कुछ अपवाद हैं, गोवा ये वगैरह, मिजोरम, ये सिक्किम में 32 ही हैं और दिल्ली में 70 हैं। पुदुचेरी अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 30 है। ये अपवाद हैं। तो न्यूनतम 60 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 500। ये सदस्य संख्या का क्या है? ये है। अब देखते हैं इनकी चुनाव की प्रक्रिया, विधानसभा सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया। विधानसभा हेडिंग है हमारा विधानसभा सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। चुनाव की प्रक्रिया। तो देखो इन जो विधानसभा सदस्यों का चुनाव है, जैसे लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसी प्रकार से मेरे साथियों विधानसभा सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो हम कहेंगे विधानसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा
किया जाता है, किया जाता है। यानी चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से। इसमें विधानसभा सदस्यों के चुनाव में जनता भाग लेती है। कौन भाग लेती है? जनता। और जनता प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव कराती है। और विधानसभा को, जो राज्य की विधानसभा सीट है, जैसे 200 हैं, तो राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे अगर हम अपने धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र। तो अलग अलग जिलों में बहुत सारे 2, 4, 5, 7 ऐसे विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो राज्य को जैसे 200 सीट हैं तो 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। राजस्थान में कितनी है विधानसभा की? 200 सीट हैं, तो उनको 200 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को देखो, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इस प्रक्रिया को फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं अग्रताही विजेता। अग्रताही विजेता। इस प्रक्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्रताही विजेता। इस प्रक्रिया को हिंदी में कहते हैं अग्रताही विजेता। यानी विधानसभा चुनाव और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। इसे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट या अग्रता, जो सबसे आगे आता है वही विजेता होता है। जो अग्र सबसे ऊपर आता है, सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट। जो सबसे ऊपर आता है, भले ही उसे बहुमत ना मिला हो, कितने भी मत मिले हों, उसे क्या कहते हैं? अग्रताई विजेता। जैसे दोस्तों समझो कि किसी विधानसभा क्षेत्र में 100 मतदाता है, 100 वोट है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, एग्जाम्पल के लिए वोट कितने हैं? 100। उसमें से कितने उम्मीदवार खड़े हो गए? 4 खड़े हो गए। कितने हो गए? 4। हम 4 मान लेते, 4 उम्मीदवार खड़े हुए। एक को कितने मिले? 25। एक को मिले 25 और एक को मिले 30 और दूसरे को मिले 20 और ये हो गए 50, 75 और एक को मिले 24 और एक वोट हो गया खारिज। अब देखो इनमें से विजयी कौन होगा? विजयी कौन होगा? तो ये होगा बी, यही विजयी माना जाएगा। भले ही इसे देखो बहुमत नहीं है, बहुमत के लिए तो कितने वोट होने चाहिए? 51, परंतु विजय होगा। यानी जो सबसे फर्स्ट, सबसे ऊपर आया है, जिसको सबसे बड़ी पोस्ट प्राप्त हुई है, तो इनमें सबसे बड़ी ये इसको प्राप्त हुई है, वही विजेता माना जाएगा। अग्रताई विजेता। जैसे मान के चलो कोई स्कूल है, उसमें से सारे बच्चे फेल हो गए या 2-4 बच्चे पास हुए, तो जो सबसे ज्यादा परसेंट बनी उसकी 35 बनी, 35% बनी, उसकी किसी की सबसे ज्यादा 35% बनी। अब वो क्या कह रहा है अपने दोस्तों से आके, कोई लड़की है या लड़का है, देखो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैंने स्कूल को टॉप किया है। बात सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी बनी है? इसकी बनी है। तो वो जो टॉप पर आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है, भले ही उसका परसेंटेज कितना ही है, वही क्या माना जाता है? विजेता माना जाता है। उसे ही अग्रताही विजेता कहते हैं। इसके लिए नया नाम दिया गया है अग्रताही विजेता। जो सबसे ऊपर आता है, अग्र होता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि किसी बॉस, जैसे मान के चलो किसी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो गए और सभी की जमानत जब्त हो गई, परंतु फिर भी एक जीतेगा। तो किसी की जमानत जब्त होने के, देखो कितना अच्छी बात है कि जमानत जब्त होने के बावजूद भी उसे विजयी घोषित कर रहे हैं, उसकी जीत हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसने प्राप्त की है। तो ये होता है विधानसभा सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया। क्या होती है साहब? चुनाव की प्रक्रिया। तो विधानसभा सदस्यों की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो क्या है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, जिसे अग्रताही विजेता या विधानसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता द्वारा दोस्तों कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब देखो हम बात करें तो विधानसभा में जो जैसे 200 सीट है, तो उसमें से कुछ आरक्षण भी होगा। तो हम देखते हैं कि जो आरक्षण है तो विधानसभा में क्या आरक्षण है, तो हम पूरे आरक्षण को ही देख लेते हैं, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट जो ही समझ में आएगा। तो हम देखते हैं राजनीतिक आरक्षण। हम शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों के आरक्षण की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक
आरक्षण। शिक्षण संस्थानों में नौकरियों में अनुच्छेद 15 और 16 में है राजनीतिक आरक्षण। आरक्षण तो देखो हम इसको अलग अलग तरीके से बांट लेते हैं। एक तरफ लेते हैं लोकसभा, एक तरफ लेते हैं लोकसभा। लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण। और लोकसभा में जो आरक्षण है उसको हम 2 अनुच्छेदों में बांट लेते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद जो है वो है 330 और अनुच्छेद 331। दोस्तों ठीक है। दूसरा आरक्षण लेते हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं विधानसभाओं में आरक्षण। विधानसभाओं में आरक्षण। तो इसके लिए जो अनुच्छेद लेंगे 2, अनुच्छेद नंबर जो है हमारा 332 और 333। देखो 333 कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण। 330 क्या कहता है? लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? 330। कौन सा अनुच्छेद? 330। 331 की बात करें तो ये क्या कहता है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन, यही लिख देता हूं, एंग्लो इंडियन को आरक्षण। एंग्लो इंडियन को आरक्षण कौन सा? 331। अब विधानसभा में 330 क्या कहता है कि विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण। ये क्या कहता है? विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण। अगर अपने राजस्थान में बात करें तो विधानसभा की बात चल रही है, तो राजस्थान में और एससी एसटी को राजस्थान में कितना आरक्षण है? तो राजस्थान में जो एससी को आरक्षण है वो 200 में से 34 सीट दी गई हैं और एसटी को 200 में से 25 सीट दी गई हैं। तो राजस्थान में तो 34 और 25, तो अनुच्छेद कौन सा देता है? 332 देता है विधानसभा में एससी एसटी को क्या होगा? आरक्षण। 333 कहता है कि विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को आरक्षण। तो देखो ये आरक्षण किसका है? विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण। देखो सुनो भाई, लोकसभा में आरक्षण कौन सा अनुच्छेद? 330 और 31 लोकसभा से आरक्षण से संबंधित हैं। 330 और 31। 330 कहता है कि एससी और एसटी को लोकसभा में क्या होगा? आरक्षण। आपके काम की बात नहीं है क्योंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं। और 331 कहता है कि यदि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन चुन के नहीं आया है तो किसके तहत कर सकता है? 331 तहत। राज्य की जो विधानसभा है उनमें आरक्षण कौन सा है? तो 332 कहता है कि विधानसभाओं में एससी और एसटी को आरक्षण का प्रावधान कौन सा करता है? 332। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो राजस्थान में एससी को कितनी सीटें दी गई हैं? 34 सीटें और एसटी को 25 सीटें। इन सीटों पर यही चुनाव लड़ेंगे, इनके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। और 333 कहता है
कि विधानसभा में यदि राज्यपाल को लगता था, अब मनोनीत ही कर देगा। अब कुछ बात सुनो पहले बेटा, 333 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। अब देखो जिसकी अवधि है, ये राजनीतिक आरक्षण की अवधि है, अवधि तो मूल संविधान में 10 वर्ष थी। ये कितने वर्ष के लिए दे दिया गया था? 10 वर्ष के लिए दिया गया था, परंतु बार बार इसे बढ़ा करके आगे बढ़ाया जा रहा है। तो देखो 95वें संविधान संशोधन, 95वां संविधान संशोधन 2009 में, इसे 2009 में इसे कब तक कर लिया गया? 2020 तक कर दिया गया। अभी 104वां संविधान संशोधन 2020 में इसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो राजनीतिक आरक्षण को बढ़ाया है, और जो नौकरियों में आरक्षण है जो 16 अनुच्छेद में, उसको नहीं बढ़ाया है। आप कंफ्यूज होंगे इस संविधान संशोधन के द्वारा उस आरक्षण को नहीं, केवल विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण को बढ़ाया है। तो कौन सा? 104वें के द्वारा इसे 2030 तक के लिए कर दिया है। देखो जो लोकसभा में 230 तक 330 में अनुच्छेद है, इसको बढ़ा दिया गया है, इसे बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। इसे नहीं बढ़ाया। इसे जो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था, उस आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया है, इस आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया है। तो अब ये 2020 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन की मनोनीत नहीं करेंगे राष्ट्रपति। 2020 तक ये क्या हो गया? बंद हो गया, समाप्त नहीं किया, बंद कर दिया, आगे बढ़ा ही नहीं, तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब ये इसको बढ़ाया नहीं गया, यानी 2020 में ये बंद हो गया। और बढ़ाया किसको है? 332 जो विधानसभाओं में आरक्षण है, इसे बढ़ा दिया है। 332 के तहत जो विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में जो आरक्षण है SC ST को, उसे भी बढ़ा दिया, 80 वर्ष के लिए कर दिया है। अब इसे कितने वर्ष के लिए कर दिया है? 80 वर्ष के लिए, 80 वर्ष के लिए कर दिया है। और 333 के तहत जो राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता था, एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता था, उसको भी अब नहीं बढ़ाया गया है, उसको भी नहीं बढ़ाया है। यानी ये भी 2020 में क्या हो गया? बंद हो गया। 25 जनवरी 2020 में ये बंद हो गया। यानी अब विधानसभाओं में भी एक भी एंग्लो इंडियन की मनोनीत नहीं की जाएंगे। क्लियर? और अवधि कौन से अनुच्छेद में? तो अवधि की बात करें तो ये अवधि है 334 में। कौन से में? 334 में जो राजनीतिक आरक्षण है उसकी जो अवधि थी वो 334 में थी। कौन से में थी? 334 में, परंतु इसे धीरे धीरे 10-10 वर्ष करके इसे हर वर्ष बढ़ाया जा रहा है। तो अभी लास्ट में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 25 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2030 यानी 10 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। तो ये हमारा टॉपिक क्या होता है साहब? यहीं से आरक्षण का ये समाप्त होता है। अब देखेंगे साहब इनकी शपथ। तो अगर हम बात करें हैं इनकी जो शपथ का उल्लेख है शपथ तो विधानसभा सदस्यों की शपथ हम दोनों की एक साथ देखेंगे, विधानसभा की भी देखेंगे और विधान परिषद की भी शपथ एक साथ देखेंगे। तो हम देखेंगे विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। हम क्या देखेंगे? विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। तो अब हमारा हेडिंग है आरक्षण हो गया इनमें कैसे कैसे। तो वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा में कौन से अनुच्छेद के तहत आरक्षण है? 332 के तहत। विधानसभा में SC और ST, SC को कितनी सीटें दी गई हैं? 34, और ST को 25 सीटें दी गई हैं 200 में से। क्लियर? तो एंग्लो इंडियन की मनोनीत नहीं किया जा सकता अब। तो अब देखते हैं इनकी विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। विधानमंडल के सदस्यों की
शपथ विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों की आ जाएगी। तो अनुच्छेद 188 के तहत अनुच्छेद इनकी जो शपथ का उल्लेख है विधानमंडल के सदस्यों की का, वो कौन से में, 188 में। तो ये शपथ क्या कहता है, ये कहता है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति इन्हें क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो 88 क्या कहता है, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति तो संसद के लिए राज्यपाल। तो अनुच्छेद 188 कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत अधिकृत व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो पहले ऑप्शन पे क्या माना जाएगा, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या माना जाएगा, राज्यपाल द्वारा किसी व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अधिकृत कर दिया जाता है। वो व्यक्ति उन्हें क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ। परंतु देखो शपथ तो राज्यपाल ही दिलाता है, परंतु व्यवहार में देखें, व्यवहार में क्या है, देखो व्यवहार में ये है कि मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत। तो राज्यपाल किसे अधिकृत करता है, जिस व्यक्ति को अधिकृत करता है, कॉन्सेप्ट समझो, वो होता है प्रोटोम स्पीकर। कौन होता है साहब, प्रोटोम स्पीकर। क्योंकि प्रोटोम स्पीकर देखा जाए तो संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। परंतु अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 188 कहता है कि इनको शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति। तो व्यवहार में देखें तो राज्यपाल किसे अधिकृत करते हैं, प्रोटोम स्पीकर को अधिकृत करते हैं। तो प्रोटोम स्पीकर को राज्यपाल अधिकृत कर देते हैं, उन्हें शपथ दिला देते हैं और उन्हें विधानसभा का सदस्य की क्या दिला देते हैं, शपथ। और उसे इस बात के लिए बोला जाता है या अधिकृत कर दिया जाता है कि आप बाकी के विधानसभा सदस्यों को क्या दिलाइए, शपथ दिलाइए। क्या दिलाइए, शपथ दिलाइए। तो बिहार में शपथ कौन दिलाता है, बिहार में प्रोटोम स्पीकर इन्हें शपथ दिलाता है, इन्हें शपथ दिलाता है। अगर आंसर राज्यपाल ऑप्शन में नहीं है तब प्रोटोम स्पीकर होगा, क्योंकि प्रोटोम स्पीकर का संविधान में डायरेक्ट उल्लेख नहीं है, परंतु राज्यपाल द्वारा ये क्या है, अधिकृत कोई व्यक्ति, तो वो अधिकृत किसे करता है, इसी प्रोटोम स्पीकर को करता है। क्लियर। तो ये हुआ सा इनकी शपथ का उल्लेख, किसका हुआ, शपथ का उल्लेख हुआ। अब बात करें जो विधानमंडल की मोटी मोटी बातें पढ़ रहे हैं हम, तो अगर बात करें जो विधानमंडल है, शपथ हो गई, योग्यता हो गई, कार्य हम दोनों के एक साथ पढ़ेंगे लास्ट में। अब देखते हैं कोरम या गढ़ पूर्ति। तो विधानमंडल की कोरम या गढ़ पूर्ति, विधानमंडल की दोनों की एक साथ अभी पढ़ रहे हैं हम। तो योग्यता एक साथ पढ़ी हमने, शपथ एक साथ पढ़ी, और जो कोरम है
गण पूर्ति है उसको भी एक साथ देखेंगे। तो कोरम या इसे गण पूर्ति, तो देखो कोरम या गण पूर्ति का मतलब है कि विधानसभा या विधानसभा की वह संख्या, विधानसभा या विधान परिषद की वह संख्या जो बैठक के लिए कम से कम आवश्यक हो। ऐसा नहीं है कि विधानसभा के 2-4 सदस्य आए और बैठक क्या कर दी स्टार्ट कर दी, नहीं, कम से कम उसकी गण पूर्ति होनी चाहिए। एक कोरम है, इतने सदस्य तो आने ही आने चाहिए। जैसे मैं क्लास का एग्जांपल दूं, क्लास में 500 बच्चे हैं और भाई 500 में से अगर 4 बच्चे आएंगे तो मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। कम से कम ऐसा एक होता है कि भाई 50, 60, 100 बच्चे तो आने ही चाहिए। तो ये क्या हो गई उसकी, जैसे उस फिक्स कर दिया, अगर 100 बच्चे नहीं आएंगे तो क्लास स्टार्ट नहीं की जाएगी। ये क्लास के लिए क्या है, एक कोरम है कि क्लास जब ही स्टार्ट की जाएगी जब कम से कम 500 में से 100 सदस्य आने चाहिए। तो ऐसे ही जो विधानसभा और विधान परिषद हैं उनके लिए कहा गया है कि यदि अध्यक्ष इनकी बैठक करते हैं तो कम से कम इतने सदस्य आने चाहिए। वो सदस्य क्या है, वो संख्या क्या है, तो देखो क्या कहा गया है अनुच्छेद 189 में कहा गया है कि विधान सभा और विधान परिषद की गण पूर्ति या कोरम, इसमें कहा गया है दोस्तों कि विधानमंडल की विधानसभा या विधान परिषद, तो विधानमंडल के सदनों की संख्या का कम से कम 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, यानी अगर विधानसभा की क्या हो रही है, बैठक हो रही है, क्या हो रही है, बैठक, तो जैसे हमारे राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट है, 200। तो अगर इसकी बैठक को संचालित करने के लिए कम से कम 200 का 1/10 कितना होता है दोस्तों, 20। तो 20 सदस्य तो होने चाहिए जब ही मीटिंग स्टार्ट की जा सकती है। जो या अधिक जो 10, तो हमारे राजस्थान में 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, तो अपने राजस्थान में क्या फॉर्मूला लागू हो रहा है, अब 10 तो लेंगे, अगर 10 लेते हैं तो हमारे राजस्थान में 1/10 लागू होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 200 का 1/10 कितना होता है, 20 और 10, और ये 10 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। परंतु अब सिक्किम राज्य है, सिक्किम की संख्या कितनी है, 32 ही है, कितनी है, 32। अब मेरे दोस्तों इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2-3 सदस्य आएंगे, कितने आएंगे, 2-3। तो अब इसके लिए कौन सा अधिक होगा, 10। तो इसके लिए 1/10 नहीं, 10 होना चाहिए, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 10। तो 1/10 या 10 जो भी अधिक हो तभी बैठक हो पाएगी। तो जिन राज्यों के लिए 1/10 अधिक है उनके लिए 1/10 लागू होगा, और जिनके लिए 10 अधिक है उसके लिए, और जैसे मान के चलो पुदुचेरी है, उसकी कितनी है, 30 है, 30 का 1/10 कितना होगा, 3। अब ऐसा नहीं है 3 सदस्य आए और विधानसभा की बैठक स्टार्ट कर दी ना, उसके लिए फिर कितना होना चाहिए, 10 सदस्य होना चाहिए। ये है 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, इसे कहते हैं दोस्तों कोरम, गण पूर्ति। तो कितने सदस्य आने चाहिए, विधानसभा की बैठक का जो कोरम है वो है 1/10 या 1/10 या 10 जो भी अधिक हो उसे कहते हैं कोरम। अध्यक्ष जब भी बैठक बुलाएगा, यदि इस कोरम की गण पूर्ति नहीं होती है, इतने सदस्य नहीं आते हैं, तो फिर बैठक नहीं की जाएगी, फिर ऐसी स्थिति में बैठक नहीं की जाएगी। क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा साहब विधान परिषद की क्या हो गई। अब देखते हैं विधानमंडल की अयोग्यता, क्या देखते हैं, तो अयोग्यता क्या क्या है, यानी किन किन आधारों पर विधानमंडल, एक साथ देख रहे हैं विधानसभा और विधान परिषद को, तो विधानमंडल के सदस्यों की जो अयोग्यता है वो किन किन आधारों पर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता,
विधानमंडल के सदस्यों की विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, अयोग्य किस आधार पर वो ठहराए जाएंगे? अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद है 191। इनकी जो अयोग्यता है वो अनुच्छेद 191 में दी गई है। देखो, विधानमंडल के जो सदस्य हैं किन किन आधारों पर अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। पहला नंबर देखो, पहला नंबर है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो गया हो? विकृत हो गया हो। यानी वो शारीरिक मानसिक रूप से क्या हो गया हो? विकृत हो गया हो। पहली डिस्क्वालिफिकेशन है कि शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग हो गया हो। शारीरिक व मानसिक रूप से विकृत हो गया हो। शारीरिक व मानसिक रूप से विकृत हो गया हो। वह दिवालिया हो गया हो। क्या हो गया हो? दिवालिया। नंबर 3, वह भारत का नागरिक नहीं रहा हो या दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। अच्छा, अगला, वह सदस्य न रहो, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो या दूसरे देश के प्रति निष्ठा प्रकट करता हो। बहुत सारी हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, यानी इसमें बहुत सारी अयोग्यताएं, वो मानसिक रूप से विकलांग हो गया हो, शारीरिक रूप से विकृत हो गया हो, और वो दिवालिया हो गया हो, पागल हो गया हो, या उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित होती हो। जैसे भारत की जो गुप्त सूचनाएं किसी शत्रु राष्ट्र को देता हो, या भारत को दूसरे राष्ट्र के प्रति निष्ठा प्रकट कर रहा हो, तो इन आधारों पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। परंतु अयोग्य घोषित करेगा कौन? बात तो ये है, तो अयोग्य घोषित करेगा मेरे दोस्तों कौन? इन आधारों पर जो अयोग्य घोषित करेंगे वो करेंगे राज्यपाल। परंतु इसमें अनुच्छेद 191 तो आधार हैं। क्या है? आधार, कि किन किन आधारों पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब अयोग्य घोषित कौन करेगा? राज्यपाल। परंतु केंद्रीय राज्य का चुनाव आयोग नहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग से परामर्श करके करेगा, और राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श अनुसार ही निर्णय लेगा। तो राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल किससे परामर्श करेंगे? केंद्रीय चुनाव आयोग से। जो केंद्रीय चुनाव आयोग कहेगा उन्हीं के निर्णय अनुसार करेगा, राज्यपाल स्वयं विवेक से नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 192 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 192 कहता है कि अनुच्छेद 192 कहता है, अनुच्छेद 191 के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग नहीं, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद का जो चुनाव है वो चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग, न कि राज्य चुनाव आयोग। इसलिए वो परामर्श किससे लेगा? केंद्रीय चुनाव आयोग से लेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग से परामर्श के अनुसार करेगा। तो ध्यान रखना, अयोग्यता कौन से अनुच्छेद में? 191 में। और
अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। और राज्यपाल किससे परामर्श लेगा? केंद्रीय चुनाव आयोग से परामर्श लेके, केंद्रीय चुनाव आयोग से क्या लेगा? चुनाव लेके इनका क्या करेगा साहब? अयोग्यताओं का निर्धारण करेगा। क्या करेगा? अयोग्यताओं का निर्धारण करेगा। अब देखो हम इनका देखते हैं कार्यकाल, दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं तो अब देखेंगे हम कि विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल, विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल। तो पहले तो विधानमंडल का देखेंगे और उसी के साथ विधान उनके सदस्यों का देखेंगे, फिर हमारा जो टॉपिक है वो होगा विधान परिषद। तो इनका क्या देखेंगे साहब? कार्यकाल। कार्यकाल विधानमंडल का, विधानमंडल व उसके सदस्यों का, उसके सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, विधानमंडल या उनके सदस्यों का कार्यकाल। अनुच्छेद कौन सा है? 172। जो अनुच्छेद है वो है 172। तो देखो पहले देखेंगे नंबर 1 विधानसभा। विधानसभा तो देखो दोस्तों, विधानसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है क्योंकि यह हर 5वें वर्ष बाद क्या हो जाता है? भंग। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना हुआ? विधानसभा का कार्यकाल हुआ वो सामान्यतः कितने वर्ष है? सामान्यतः 5 वर्ष है। सामान्यतः कितने वर्ष है? विधानसभा का जो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है। परंतु दूसरी कंडीशन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष है, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसे 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तब इसे 5 वर्ष से अधिक बढ़ा। तो दोस्तों जो देखो विधानसभा कैसा है? अस्थायी सदन है क्योंकि इसका सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। परंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आपातकाल अनुच्छेद कौन सा है आपातकाल का? 352। परंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। अधिक बढ़ाया जा सकता है। जो कि एक बार में 1 वर्ष तक, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और यदि दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले लिया गया है तो वापस लेने के 6 माह तक इसके कार्यकाल को रहेगा, इसके बाद पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे। और आपातकाल की समाप्ति के बाद, 6 माह तक रहेगा। कितने माह तक रहेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद ये 6 माह तक रहेगा। देखो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है क्योंकि अस्थायी सदन है।
परंतु जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो अनुच्छेद 352 के तहत, तो ऐसे समय में इसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक बार में कितने बार, एक बार में से 1 वर्ष कर करके बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि सर कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? तो देखो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितने भी वर्षों तक लगाया जा सकता है, तो कितने भी वर्षों तक बढ़ाया भी जा सकता है। जब तक राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त नहीं होगा तब तक कितने भी वर्षों तक बढ़ा सकते हैं, परंतु जैसे ही समाप्त हुआ, जैसे ही क्या हुआ, समाप्त हुआ, तो 6 माह तक रहेगा। और अगली बात यह है मेरे दोस्तों कि इसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। तो अगला पॉइंट है इसी में कि राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है, अब देखो हम जब राज्यपाल की स्वयं की शक्ति पड़ी वहां सब देखा था। यदि मुख्यमंत्री के कहने पर करेगा, यदि मुख्यमंत्री को विश्वास प्राप्त है तो उसकी बात को मानेगा और नहीं तो अपने विवेक से करेगा। क्लियर? तो सामान्यतः विधानसभा कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष है। और 5 वर्ष से वर्ष अधिक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, और 5 वर्ष से पूर्व ही इसे भंग किया जा सकता है। कब मेरे दोस्तों? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल 5 वर्ष से पूर्व भी इसे राज्यपाल भंग करके इसे कम कर सकता है। ये किसका कार्यकाल हुआ? विधानसभा का। अब देखो सेम बात विधानसभा सदस्य की है। जब विधानसभा सदस्य का कार्यकाल रहेगा विधानसभा का, वो उस समय तक ही विधानसभा सदस्य का कार्यकाल रहेगा। तो सेम बात है, विधानसभा सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल। तो देखो देखा जाए तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, देखा जाए तो इसका क्या है? कोई कार्यकाल नहीं होता। इसका जो विधानसभा सदस्य का कार्यकाल होता है, सेम बात होगी। यदि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ रहा है तो विधानसभा सदस्य का भी कार्यकाल बढ़ेगा। सामान्यतः 5 वर्ष रहेगा, और अगर पहले भंग कर दी विधानसभा तो सदस्य का भी कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा सदस्य का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक रहता है। तो विधानसभा सदस्य का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक रहता है। विधानसभा सदस्य का कार्यकाल, देखो शॉर्ट में बात कर रहे हैं बिल्कुल, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल, कॉन्सेप्ट समझा करो बेटा। कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक रहता है। तो विधानसभा सदस्य का वही कार्यकाल होता है जो विधानसभा का कार्यकाल होता है। अगर सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक विधानसभा कार्यकाल तो विधानसभा सदस्य का कार्यकाल, और पहले भी भंग तो सदस्य का भी कार्यकाल उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। ये तो हमारी विधानसभा का कार्यकाल हुआ। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरे दोस्तों विधान परिषद। जो बच्चों के सवाल सबसे ज्यादा गलत होने की संभावना यहां रहती है। तो विधान परिषद, अभी इसका हम कार्यकाल देख रहे हैं, केवल एक साथ देख रहे हैं सभी का, क्योंकि दोनों का अलग अलग देखेंगे तो फालतू में टाइम लगेगा। विधान परिषद का कार्यकाल। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ विधानसभा कौन सी चल रही है, विधानसभा कौन सी है, तो मैंने कहा 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए 2018। तो अभी मैं कहूं विधानसभा कौन सी चल रही है, विधानसभा कौन सी चल रही है,
तो कई क्या कौन सी चल रही है, तो इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि विधानसभा एक स्थायी सदन है। विधान परिषद कैसा है? विधान परिषद स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। अब कई लड़के कहेंगे कैसा राज्यसभा की तरह? बिल्कुल नहीं, राज्यसभा में और इसमें कुछ अंतर है। ये स्थायी है, राज्यसभा भी स्थायी है, ये स्थायी है और राज्यसभा भी क्या है? स्थायी है। परंतु देखो दोस्तों, राज्यसभा है, राज्यसभा बात करें तो राज्यसभा ना तो भंग होती और ना ही समाप्त होती। ना ही तो भंग होती, यानी भंग का मतलब जैसे विधानसभा को भंग करके द्वारा चुनाव कराते हैं, तो ऐसे ही राज्यसभा को ऐसे भंग नहीं करते कि द्वारा चुनाव करें, क्योंकि स्थायी सदन है। और ना ही राज्यसभा को समाप्त कर सकते, क्योंकि संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है। परंतु जो विधान परिषद है वो भंग तो नहीं हो सकती, भंग नहीं होती, परंतु समाप्त तो हो जाती है, क्योंकि कई राज्यों में बनाई और समाप्त की गई है। तो अंतर यह हुआ कि राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक स्थायी सदन है, परंतु विधान परिषद भंग तो नहीं होती, राज्यसभा की तरह भंग तो नहीं होती, परंतु समाप्त हो सकती है। क्योंकि इसकी जो समाप्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में? 169 में ही इसकी प्रक्रिया का क्या है? उल्लेख है कि कैसे इसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे इसे बनाया जा सकता है। तो अंतर क्या है कि विधान परिषद स्थायी तो है राज्यसभा की तरह, परंतु राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता न समाप्त किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को भंग तो नहीं किया सकता, समाप्त किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है बेटा। देखो, विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है दोस्तों? एक स्थायी सदन है। परंतु राज्यसभा को न तो समाप्त किया जा सकता, ना ही इसे भंग किया जा सकता। परंतु विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है, देखो दोस्तों, ये हुई बात। तो हम बात करें कि विधान परिषद क्या राज्यसभा की तरह कैसा है? एक स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। कैसा है? परमानेंट, क्योंकि इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। परंतु राज्यसभा है, देखो राज्यसभा को न तो भंग के एक बार भंग कर दो द्वारा चुनाव करा देंगे, और न ही उसे समाप्त किया जा सकता, क्योंकि संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। परंतु जो विधान परिषद है, क्या है साहब? विधान परिषद, उसे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 169 में
इसकी समाप्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो अंतर ये है, स्थायी तो है परंतु इसे भंग नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। ये हुआ सा विधान परिषद का। अगर आपसे कोई कहे कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष, अरे नहीं, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं है, क्योंकि ये कैसा सदन है दोस्तों, एक स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। तो विधान परिषद का तो कोई कार्यकाल नहीं होता। अब देखते हैं विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, जो अनुच्छेद इसी में 172 में सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल देखो दोस्तों, अनुच्छेद 172 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 172 ये कहता है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या होंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे। अवकाश क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। यानी उनका खत्म 1/3 अवकाश ग्रहण करेंगे, 1/3 फिर दोबारा से चुने जाएंगे, 1/3 फिर ग्रहण करेंगे हर 2 वर्ष बाद। तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य क्या करेंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे। तो संविधान में डायरेक्ट तो नहीं लिख रहा 6 वर्ष, परंतु 1/3 2 वर्ष में, 1/3 2 वर्ष में और 1/3 2 वर्ष में, तो टोटल कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, तो विधान परिषद का कार्यकाल कितना है? सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। परंतु संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, केवल क्या कहा गया है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद क्या करेंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे। देखो, तो हम क्या कहेंगे? विधान परिषद के, तो हम कहेंगे कि विधान परिषद के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष। परंतु संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। केवल इतना कहा गया है, केवल इतना कहा गया है कि विधान परिषद के तो सामान्य तो 6 वर्ष है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद या तीसरे वर्ष, इसको भी हम कह सकते हैं या तीसरे वर्ष, 2 वर्ष बाद का मतलब क्या हो गया? तीसरे वर्ष। भाषा समझनी है संविधान की, प्रति 2 वर्ष बाद या तीसरे वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। तो देखो दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। संविधान में स्पष्ट उल्लेखित नहीं किया गया है कि 6 वर्ष है, केवल क्या कहा गया है कि उसके कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद क्या करेंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे। ये कहा गया है किसमें? संविधान में, कि हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष। परंतु सामान्यतः 6 वर्ष, और इनमें से ऑप्शन ये देखना हो 1/3, तो फिर आंसर कौन सा माना जाएगा? 2 वर्ष बाद 1/3। तो संविधान में डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखो दोस्तों, हमने जो कॉमन देखा, इनका कार्यकाल देखा, इनका चुनाव देखा, इनकी शपथ देखी, इनकी योग्यता देखी, इनकी सारी चीजें हमने एक साथ देखी दोनों की।
क्या देगी? एक साथ। हमारा विधानसभा हो गया कंप्लीट। अब जो हमारा टॉपिक है वो है विधान परिषद। क्या है साहब? विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद। विधान परिषद। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो पहले इसे कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। इसे कहते हैं साहब उच्च सदन। तो इसके अन्य नाम देखेंगे, अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम किन किन नामों से जिसे जाना जाता है? तो नंबर 1 है इसे उच्च सदन, उच्च सदन, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन। विधानसभा को क्या कहते थे? निम्न सदन। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? उच्च सदन। दूसरा इसका नाम है, उसे प्रथम सदन कहते थे, तो इसे कहेंगे द्वितीय सदन। क्या कहेंगे? द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन कहेंगे। तीसरा इसे वरिष्ठों का सदन, क्योंकि उसमें 25 वर्ष होती है, इसमें 30 वर्ष होती है, लगभग थोड़े वर्ष हो जाते हैं इसके सदस्य, तो वरिष्ठों का सदन, वरिष्ठों का सदन। और देखो अभी हम देखेंगे कि राज्यपाल इसमें कुछ सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के विशेषज्ञ होंगे, समाज सेवा के क्या होंगे? विशेषज्ञ। तो इसे हम कह सकते हैं विशेषज्ञों का सदन, अनुभवियों का सदन। तो हम इसे क्या नाम देंगे? अगला विशेषज्ञों का सदन, विशेषज्ञों का, विशेषज्ञों का सदन, सदन, विशेषज्ञों का सदन इसे हम नाम देंगे। तो देखो दोस्तों विधान परिषद की हम क्या देख रहे हैं? अन्य नाम देख रहे हैं। तो विधान परिषद के अन्य नामों में पहले इसे क्या कहते हैं? उच्च सदन। तो विधान सभा को क्या कहेंगे? निम्न सदन। अंतर देखो, विधानसभा को हमने क्या देखा था? निम्न सदन। इसे क्या कहेंगे? तो उच्च सदन। विधानसभा को उल्टा करना है, विधानसभा को प्रथम सदन, तो इसे द्वितीय सदन, इसे वरिष्ठों का सदन और इसे विशेषज्ञों का सदन कहते हैं, विशेषज्ञों का सदन कहते हैं। और अगर तो विधानसभा के ये हुए अन्य नाम, ये विधानसभा के क्या हुए? अन्य नाम। तो इस तरीके से अगर हम इसकी अगली चर्चा करें, क्या करें? अगली चर्चा। तो देखो कि किन किन राज्यों में विधान, और सभी राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, सभी राज्यों में क्या नहीं है? विधान परिषद है नहीं। तो किन किन राज्यों में विधान परिषद होगी, वो उल्लेख कौन सा में? अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत निम्न राज्यों में विधान परिषद होगी। तो अनुच्छेद, जिन राज्यों में विधान परिषद हैं उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 168 में। तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 168 के तहत निम्न राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद, निम्न राज्यों में विधान परिषद है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 168 में। तो देखो पहले 21 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में भी क्या थी? विधान परिषद थी। अब नहीं है। अपने राजस्थान में बात करें तो अपने राजस्थान में भी क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। तो अनुच्छेद 168 के अनुसार जिन राज्यों में विधान परिषद, कितने राज्यों में? वर्तमान में 6 राज्यों में है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले कितने राज्यों में थी? 7 राज्यों में विधान परिषद थी। जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसमें भी विधान परिषद थी।
परंतु वर्तमान में क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है वहां पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए वहां पर क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद की जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ सभी को थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।